नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय अवार्ड विनिंग डिबेट शो आर पार। 1993 मुंबई ब्लास्ट के पैटर्न पर देश को दहलाने का प्लान तैयार किया गया था। अबू बकर, जिशान, आमिर जावेद और ओसामा समेत 6 संदिग्ध आतंकी दहशतगर्दी के मिशन पे लगे थे, लेकिन समय रहते हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने देश को एक बड़े खतरे से बचा लिया। और ये कोई छोटे मोटे आतंकी नहीं है। आरोप है कि इनमें से एक आतंकी दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के सीधे संपर्क में था। 2 आतंकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर लौटे थे, लेकिन इन आतंकियों की गिरफ्तारी होते ही धर्म के धुरंधर कुछ नेता मैदान में कूद गए। केजरीवाल की पार्टी के विधायक अमतुल्ला खान कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक आते ही मुसलमानों पर जुल्म बढ़ जाते हैं। आतंकवाद के नाम पर बेकसूरों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर परेशान किया जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आते हैं आतंकवादी पकड़े जाते हैं। अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद एसटी हसन कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन लोगों के 15-20 साल जेल में कट जाए। इनको बहुत चिंता है इनकी, और उसके बाद बाइज्जत बरी हो जाए। आखिर ये कैसी सोच है? देश के लिए जान हथेली पर लेकर आतंकियों को पकड़ने वाली सुरक्षा एजेंसियों के लिए इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए ये तुरंत हिंदू मुसलमान का पिटारा लेकर मैदान में कूद पड़ते हैं। मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ मत कीजिए। आतंकियों को कवर फायर देना बंद कीजिए। वोट बैंक साधने के और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन देश हित के मुद्दे पर राजनीति मत करिए, मत करिए, मत करिए। ये देश की लोगों की जान का सवाल है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, वोट के लिए देश से समझौता। आज का आर पार इसी पर। अबू बकर संदिग्ध आतंकी, जिशान कमर संदिग्ध आतंकी, आमिर जावेद संदिग्ध आतंकी, ओसामा संदिग्ध आतंकी, समीर संदिग्ध आतंकी, मूलचंद संदिग्ध आतंकी। आरोप है कि ये सभी संदिग्ध आतंकी देश को दहलाने का प्लान बना चुके थे। कई शहरों में विस्फोटक पहुंच चुका था, यूपी की रेकी हो चुकी थी। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के पैटर्न पर धमाकों का प्लान था। आतंकी दाऊद की डी कंपनी विस्फोटक पहुंचाने और फंडिंग का काम कर रही थी। दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम गिरफ्तार हुए संदिग्ध जॉन मोहम्मद के संपर्क में था, लेकिन पूरा देश जिन्हें संदिग्ध आतंकी के तौर पर देख रहा है। जरा देखिए केजरीवाल की पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को इन संदिग्ध आतंकियों में क्या दिखा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं देश के मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता जाता है। आतंकवाद के नाम पर बेकसूरों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर परेशान करने का खेल शुरू हो गया है। आगे और न जाने कितने लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे। अल्लाह हिफाजत करे। अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद एसटी हसन और कांग्रेस के राशिद अल्वी का बयान भी सुन लीजिए। अगर ये वाकई आतंकवादी हैं तो इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये फैसले हमारी अदालतें करेंगी। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों की 15-15, 20-20 साल जेलों में कट जाएं और आखिर में बाइज्जत बरी हो जाएं। जब जब इलेक्शन नजदीक आता है आतंकवादी पकड़े जाते हैं, कुछ अरसे के बाद अदालतें उन्हें छोड़ देती हैं। गुजरात के अंदर मैं 10 मिसालें दे सकता हूं। माहौल खराब करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए इलेक्शन से पहले इस तरीके के वाकयात करते हैं। कुछ महीने पहले ओवैसी को यूपी में हुए एनकाउंटर में भी हिंदू मुसलमान दिख रहा था। ओवैसी ये हिसाब किताब लगाने में जुटे थे कि एनकाउंटर में 37% मुसलमान मारे गए। सवाल है कि आखिर कब तक धर्म के नाम पर आतंकियों और अपराधियों को कवर फायर दिया जाएगा।
आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वोट के लिए देश से समझौता। माना राजनीति में वोट सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि देश होगा तो वोट पड़ेगा। वोट के लिए देश हित पर चोट का विश्लेषण आज वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक एक करके एक एक पॉइंट के जरिए आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार वोट के लिए देश हित पर चोट क्यों है। ये आतंकियों को कवर फायर देना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। आतंकियों में धर्म की गिनती करना बेहद खतरनाक सोच है। अमनतुल्लाह खान ने जो बयान दिया, इसके ऊपर उन पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। आतंकियों का सिर्फ धर्म एक होता है, का एक धर्म होता है मानवता पर हमला। कसाब की अगर हम बात करें तो कसाब को सजा धर्म नहीं बल्कि उसके बुरे कर्म के चलते मिली है। क्या वोट के लिए देश हित से समझौता किया जा रहा है? आखिरी पॉइंट के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में कई मेहमान हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, मुंबई के कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चरण सिंह सापड़ा साहब। मेरे साथ शादाब चौहान है इस चर्चा में, उनका भी अभिनंदन है, जो कि शांति की पार्टी यानी पीस पार्टी के नुमाइंदे हैं। मेरे साथ इस चर्चा में प्रोफेसर संगीत रागी हैं, संघ के जानकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। मेरे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी भी हैं, एमपीसीआईपी के और एसडीपीआई के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं चरण सिंह सापड़ा, और मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, चलिए, राहुल गांधी ने माता भगवती और माता दुर्गा के लिए जो शब्द बोले वो बोले, लेकिन राशिद अलवी, उन पर आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन राशिद अलवी ने जो कहा कि चुनाव से पहले आतंकी पकड़े जाते हैं, क्या आपको लगता है ये देश हित में है? और राशिद अलवी जी तो आपके बड़े एडवाइजर हैं, बड़े नेता भी हैं। देखिए अमीश जी, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। राशिद अलवी जी का जो बयान है वो उनका व्यक्तिगत बयान होगा, वो कोई कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है। और कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये बयान हो सकता है? जिस पार्टी ने अफजल गुरु को फांसी पर लटकाया, जिस पार्टी ने आतंकी अजमल कसाब को फांसी पर लटकाया, जिस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री आतंकवाद से लड़ते लड़ते शहीद हुए, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह, विद्याचरण शुक्ला और अनेक हमारे सीनियर नेता वो नक्सलवादियों से और आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हुए, जिस पार्टी ने खालिस्तानी आतंकवाद को खत्म किया, जिस पार्टी ने एलटीटी के साथ में लड़ाई लड़ी, उस पार्टी के ऊपर कम से कम इस तरह का इल्जाम आपको नहीं लगाना चाहिए। इल्जाम हमने हमारे नेताओं को अपनी बात को आपको रखते हुए आतंकवाद के खिलाफ हम बुलंदी से लड़े हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि मैं 30 सेकंड का मौका और देता हूं, फिर संबित जी आपके पास आऊंगा। मैं आपको आप बोलते हैं कि राशिद अलवी का बयान ऑफिशियल बयान नहीं है। राहुल गांधी जो माता के बारे में बोलते हैं, जो मां दुर्गा, जो शक्तियों के बारे में बोलते हैं, वो बयान को बहुत अलग तरीके से पेश किया जाता है। वो ऐसा बोल नहीं रहे हैं, लेकिन पब्लिक ने सब सुना। ऐसा क्यों? ऐसा क्या होता है कि कांग्रेस का कोई भी बयान ऑफिशियल नहीं होता लेकिन सब ऑफिशियल होता है? एक तरफ राहुल गांधी माता वैष्णो देवी के द्वार जाते हैं तो दूसरी तरफ राशिद अलवी ये बयान दे देते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि पब्लिक भी सब समझती है सापड़ा साहब? मतलब ये कह देना कि अब राशिद अलवी का बयान उनका अपना बयान है, चिदम्बरम का बयान उनका अपना बयान है, शशि थरूर का बयान उनका अपना बयान है, यहां तक कि राहुल गांधी का बयान भी उनका अपना बयान है। तो मैं जानना चाह रहा हूं कांग्रेस का बयान क्या है फिर? कांग्रेस की सरकार ने अगर राम को काल्पनिक कह दिया, वो भी कांग्रेस की सरकार का बयान था, उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। तो कांग्रेस का लेना देना किस चीज से है, मैं जानना चाह रहा हूं। जरा 30 सेकंड 40 सेकंड में जरा समझाइए। राहुल गांधी की जो श्री राहुल गांधी जी की जो आप बात कर रहे हैं, जो कल वाला वक्तव्य था, वो किस परिप्रेक्ष्य में दिया वो आपको भी पता है। वो बात कर रहे थे ये जो चुनाव है, जो उत्तर प्रदेश की सिचुएशन है, या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के अंदर किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके संदर्भ में उन्होंने मां दुर्गा का और मां लक्ष्मी की रक्षा जो सत्ताधारी पार्टी तो राशिद अलवी को पार्टी से बाहर करेंगे अब आप लोग? विफल है। ठीक है, राशिद अलवी के बयान से आप सहमत नहीं है तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा राशिद अलवी को?
देखिए, राशिद अल्वी जी का बयान मैंने अभी पहली बार ही आपके टीवी चैनल पर सुना है। निश्चित रूप से इसके ऊपर पार्टी ने तो सुना होगा, पार्टी तो लगातार काम करती है। पार्टी इस पल पल की जानकारी सोनिया जी के पास, राहुल जी के पास जाती होगी कि उनके नेता क्या बोल रहे हैं। और राशिद अल्वी कोई छोटे नेता नहीं है, एडवाइजर भी हैं जहां तक मेरी जानकारी है उत्तर प्रदेश के अंदर। अमीश जी, निश्चित रूप से जानकारी जाती है। इसके आगे क्या होगा वो आपको बताया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो बयान कांग्रेस पार्टी का है ही नहीं, उसके ऊपर हम वक्तव्य आप हमारे से मांग रहे हैं। आप मान रहे हैं गलत बोला राशिद अल्वी ने, हमारी निकल गई, ठीक है, आप मान रहे हैं गलत बोला राशिद अल्वी ने। राशिद अल्वी को ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। मैं कह रहा हूं कि ऐसी पार्टी, हमारी पार्टी का इतिहास ये है। मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा, मैं तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं सर। मैं तो मौजूदा स्थिति की बात कर रहा हूं, मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा। इतिहास में तो एओ ह्यूम ने ये पार्टी को बनाया था। मैं तो इतिहास की बात ही नहीं कर रहा। इतिहास में तो महात्मा गांधी भी कांग्रेस के साथ जुड़े थे। इतना पुराना इतिहास भी मैं नहीं बोल रहा। इतिहास में तो महात्मा गांधी भी इस पार्टी के साथ जुड़े थे। इतिहास में तो महात्मा गांधी ने बोला था आजादी के बाद अब कांग्रेस डिसॉल्व हो जानी चाहिए। इतिहास में तो ये अब कांग्रेस इंदिरा है, कांग्रेस आई है। इतिहास की हम बात ही नहीं करें, तो मैं तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं सर, कि आप प्रेजेंट के अंदर राशिद अल्वी ने गलत बयान दिया, अगर सही नहीं कहा तो 30 सेकंड में जवाब। प्रेजेंट के अंदर ही मैं कह रहा हूं कि जिस पार्टी का इतिहास शहादतों का है, जिस पार्टी का इतिहास आतंकवाद से लड़ने का है, इस बयान से आप अलग भी नहीं होना चाहते। ने शहादतें दी है आतंकवाद से लड़ते लड़ते, उस पार्टी को आप किस तरह से बयान के साथ में जोड़ सकते हैं? मैं नहीं जोड़ा, मैं कौन होता हूं चापड़ा साहब जोड़ने वाला? राशिद अल्वी ने बयान दिया है, ये स्टेटेड दिस। हाँ, तो ठीक है, दिया होगा, उनका व्यक्तिगत बयान है। लोकतंत्र में अधिकार है ना उनको बयान देने का। व्यक्तिगत बयान है, उसका ठीक है, संबित पात्रा। आप लोकतंत्र में उनका वो अधिकार भी छीन लीजिए, क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र में आतंकवादियों की पैरवी का अधिकार कैसे छीना जा सकता है? लोकतंत्र के नाम पर आतंकवादियों को बचाव आंदोलन चलाना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। अगर उनको ऐसा लगता है तो आप कह रहे लोकतंत्र में यह अधिकार भी छीन लेना चाहिए। लोकतंत्र के नाम पर आप बोलेंगे आतंकी जो है उनको वो बेचारे हैं और सुरक्षा कर्मी जो उनको पकड़ रहे हैं वो गलत है। तो सर मैं तो ऐसे बयान के साथ नहीं हूं। कोई देश प्रेमी उनके साथ खड़ा नहीं होगा, कोई देश प्रेमी उनके साथ खड़ा नहीं होगा। ठीक है, आपने अपने वक्तव्य को रखा, आपने बोला लोकतंत्र में अधिकार है, ठीक है, मैं इसी बात को साथ आगे बढ़ता हूं। संबित पात्रा, अब लगभग सर 6 मिनट हो गए आपके साथ, मुझे 5 मिनट तो हो ही गए अगर मैं सही हूं तो। संबित पात्रा जी, लोकतंत्र में सबका अधिकार है तो एसटी हसन भी बोल रहे हैं, तो राशिद अल्वी भी बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के अमनतुल्ला खान भी बोल रहे हैं लोकतंत्र में सबको अधिकार है। आपको भी अधिकार है अब्बा जान, आप लोग बोलते हैं सबको अधिकार है लोकतंत्र के अंदर। तो लोकतंत्र की इस बेला पे हर चीज को चढ़ा दिया जाए, तकलीफ क्यों है? देखिए अमीश जी, अभी 6 मिनट हुआ और 6 मिनट में ही बड़ा मुश्किल हो गया। आप सोचिए 70 साल में क्या हुआ होगा। अमीश जी, यहाँ पर मुझे आश्चर्य होता है, अब किसी भी देश में, वर्ल्ड में किसी भी देश में आतंकवाद को लेकर डिबेट नहीं होता होगा। जब आतंकवादी पकड़े जाते होंगे, जब आतंकवादियों को जेल में डाला जाता होगा, मुझे लगता नहीं है कि विश्व के किसी भी और देश में डिबेट होता होगा। यहाँ भारतवर्ष में हम डिबेट कर रहे हैं और मुझे अभी तकलीफ हो रही है कि 2 हमारे मुस्लिम बंधु भी हैं, वो अभी थोड़ी देर के बाद डिफेंड भी करेंगे आतंकवादियों को। तो पूरे हिंदुस्तान में मतलब किस प्रकार का एक फीलिंग जाएगा कि देखो यहाँ डिफेंड करने के लिए आ गए हैं। ये अन्याय भी है, ये मुसलमानों के साथ हमारे यहाँ पर जो पैरोकार बैठे हुए हैं आतंकवादियों का, ये अन्याय कर रहे हैं। दूसरी बात है, ये तो खुद ही कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। आप क्यों आतंकवाद को मुस्लिम धर्म के साथ जोड़ते हैं? फिर ये कहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अरे ये तो आतंकवादी हैं, इनका तो धर्म ही नहीं है। फिर धर्म नहीं है तो ये मुसलमान कैसे हो गए? मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। तीसरी बात है, देखिए चुनाव से जोड़ने की देखने की प्रक्रिया, चलो आपने इस बार चुनाव से जोड़ के देख लिया। आप मुझे बताइए, जब ये कसाब घुस के आया था 26/11 आरएसएस की साजिश, ये जो दिग्विजय सिंह की कसाब को बचाने की कोशिश थी, ये क्या इनका अपना बयान था, इंडिविजुअल बयान था? उस समय तो कोई चुनाव नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, बाटला हाउस एनकाउंटर 2008, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार में नहीं थी। आप याद करिए, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को गोली लगती है, वो दम तोड़ देते हैं। मैंने अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर एक मूवी देखी उनके ऊपर, मैं तो हतप्रभ रह गया। आप जानते हैं जो उनका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, बेचारे उस एसीपी को, उस व्यक्ति को कितने वर्षों तक लानत सहनी पड़ी, लानत।
इस बात की कि वो एक सच्चे इंस्पेक्टर को बचा रहा था और आतंकवादियों को वो फांसी की तख्ते तक ले जा रहा था। ये एनकाउंटर को लेकर किस प्रकार की बात हुई, दिग्विजय सिंह, ममता बनर्जी, ये सब निकलकर कह रहे थे ये फर्जी एनकाउंटर हुआ है, ये मोहन चंद शर्मा ही इसमें कल्प्रिट है। बाद में एक आतंकवादी नेपाल में पकड़ा गया। जब पकड़ा गया नेपाल में, जो भागा था बाटला हाउस से, उसने कन्फेस किया कि हां मैं बाटला हाउस में था, मैं आतंकवादी हूं, उसको अभी फांसी की सजा हुई है। अमीश भाई भूल जाइए ये बाटला हाउस एनकाउंटर। याकूब मेमन, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों कोर्ट ने फांसी की सजा 25 साल बाद सुनाई। आज से 4 साल पहले जब फांसी की सजा होने वाली थी, ये सारे लोग, ये सारी ब्रिगेड, हाय हाय कैसे इनको फांसी दे सकते हैं, ये तो हमारे आइडियल हैं, आप याकूब मेमन को फांसी नहीं दे सकते हैं। आधी रात को हिंदुस्तान का कोर्ट खुल गया, इनको और ज्यादा डेमोक्रेसी चाहिए। बताइए सापरा साहब, आपका तो मैं बड़ा सम्मान करता हूं। सापरा साहब, अभी राहुल गांधी के बारे में आपने जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य में एक बहुत घिनौनी बात कही। उन्होंने कहा ये जो कांग्रेस का हाथ है ये शिवजी का हाथ है, ये जो कांग्रेस का हाथ है ये वाहेगुरु का हाथ है। आप तो एक प्रैक्टिसिंग सिख हैं, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं, मैं तो सिख धर्म का बड़ा सम्मान करता हूं, आप लोगों ने हमेशा देश की सेवा की है। आप बताइए क्या ये कांग्रेस का हाथ वाहेगुरु जी का हाथ है? क्या ये गुरु नानक जी का जो हाथ है, जो हम तस्वीर में देखते हैं, ये कांग्रेस का हाथ है? क्या राहुल गांधी ऐसे कह सकते हैं वाहेगुरु जी के लिए? आप तो प्रैक्टिसिंग सिख है, मैं आपसे आरंभ करता हूं, आप बताइए। जवाब ठीक है सब। ओके सापरा साहब। अमीश जी, जहां तक ये हाथ की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की ये फितरत है उस चीज को तोड़ मरोड़ने की, ये बिल्कुल तोड़ मरोड़ रहे हैं। राहुल जी का ये कहना था कि जो गुरु नानक जी का हाथ है, तोड़ के नहीं, बिल्कुल ये वाहेगुरु जी का हाथ है, कहा है, आप निकाल के दिखा सकते हैं। अभी मुझे पूरी हाँ तो मुझे पूरी करने दीजिए ना बात, क्या परिप्रेक्ष्य में बोला, मुझे पूरी करने दीजिए। उन्होंने कहा कि वाहेगुरु जी जो है वो शक्ति देते हैं, प्रेरणा देते हैं, वो हाथ से, उनके हाथ से वो प्रेरणा मिलती है, और वही हाथ जो है कांग्रेस पार्टी की निशानी भी है, ये उन्होंने कहा है। तो क्या गलत कहा है? कांग्रेस पार्टी भी तो कुछ ना कुछ प्रेरणा दे रही है ना, तो सवाल निशानी उसका नहीं है। अगर आपने अभी आपने कई सारी बातें की आतंकवाद के ऊपर, मैं अमीश जी इनको याद दिलाना चाहता हूं कि इन्हीं के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे जसवंत सिंह, जो अजहर मसूद को छोड़ने के लिए कंधार तक गए थे, और 3 खूंखार आतंकवादी और थे उनके साथ में। कश्मीर के अंदर इनकी सत्ता में 10,000 पत्थरबाजों के केस माफ हुए, और वहां पर मेजर आदित्य कुमार के ऊपर में FIR हुआ था। इन्हीं की सत्ता में 2016-17 में दाऊद इब्राहिम की मिसेस जो है वो 4 बार आकर के गई है देश के अंदर, जो यहाँ की सरकार को पता नहीं चला। इन्हीं के ध्रुव सक्सेना, जो मध्य प्रदेश के IT सेल के अध्यक्ष थे, उनके तार निकले हैं ISI के साथ में। वहीं पर पठानकोट के अंदर ISI को रेड कार्पेट। ठीक है। अब संबित जवाब दे दे। संबित पात्रा, वो वाहेगुरु जी के हाथ की बात करी थी, निशानी का शब्द तो मेरे नजर में तो इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन सापरा साहब ये बात को कह रहे हैं। सापरा साहब, निशानी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था, और जहां तक IC 814 की बात है, हालांकि मैंने उसको कवर नहीं किया था क्योंकि जब मैं जर्नलिज्म में आया उससे पहले ही हो गया था, लेकिन मैंने पढ़ा जरूर है इसके बारे में, कई अखबारों में भी लिखा गया। उस टाइम पर न्यूज़ चैनल्स अगर लोगों ने देखे हो, बहुत कम ही न्यूज़ चैनल्स होते थे तब, न्यूज़ चैनल्स देखे हो तो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी IC 814 का, जब हाईजैक हुआ था उसके बाद एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। सापरा साहब, क्योंकि वो देश का फैसला था, इसलिए मैं इसकी जानकारी आज, क्योंकि कई बार, एक सेकंड सर, मैं एक फैक्ट को रख रहा हूं, फिर आप बोलिएगा, फिर आप मैं एक फैक्ट को रख रहा हूं, एक सेकंड सर, मैं एक फैक्ट को रख रहा हूं, एक सेकंड सर, लेट मी मेक माय पॉइंट। एक IC 814 के हाईजैक के बाद एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, जिसमें कई आपकी पार्टी की अध्यक्षा जो थी, जो अभी भी है मौजूदा अध्यक्षा सोनिया जी, वहां मैडम गांधी वहां वो मौजूद थी, और ऑल पार्टी मीटिंग के बाद बाइट्स हुई थी। मुझे लगता है वो बाइट्स हर एक को सुननी चाहिए, कौन क्या क्या बोला था। तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस थे, उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग करी थी, मुझे लगता है उसको जरूर सुनना चाहिए। क्या बोला गया था, एक नेता ने वहां पर क्या बोला था, क्या बोला गया था, वो सुनना चाहिए कि सरकार जो फैसला कर रही है वो नागरिकों के हित में है। इन शब्दों के साथ वो मीटिंग हुई थी, इसलिए कंधार हाईजैक की क्योंकि चर्चा हो रही है, ये बात पटल पे आनी जरूरी है। संबित पात्रा, बाकी आप रिस्पॉन्ड करिए क्विकली। संबित जी, एक सेकंड सापरा साहब, आपको मैंने मौका दिया, संबित पात्रा का टर्न है, बाकी 3 मेहमान मेरे इंतजार कर रहे हैं, लेट्स बी रीजनेबल। ओके सर।
I'll give you another chance, sir. जवाब देना ना आप दीजिएगा जवाब, आप दीजिएगा जवाब। अमित मैंने भाई, मैं फैक्ट बात को कर रखा लूं, है, प्लीज। फैक्ट का जवाब क्या होगा? ओके संबित बोलिए। आपने भारतीय जनता संबित पार्टी प्लीज को मेक योर protect पॉइंट। करने के लिए 3 मिनट। संबित जी अमीश भाई, मैं बीच में चिल्लाना नहीं चाहता हूं, मैं संबित इनके पात्रा बीच 3 में मिनट बोल नहीं नहीं रहा बोले। था, मैं आराम से बोल संबित पात्रा 2 मिनट 22 सेकंड बोले मेरी जानकारी के मुताबिक, और आप उससे ज्यादा ही बोले सापड़ा साहब। बोलिए संबित जी। अमीश भाई, कितनी तकलीफ का विषय है, आप बताइए। IC 184 को यहां पर ला करके आप आतंकवादियों को यहां जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कंधार के विषय में यही सोनिया गांधी जी ने बाइट दिया था कि वाजपेयी जी क्या समझ नहीं सकते हैं 200 से अधिक हिंदुस्तानी परिवारों का दुख क्या है। 200 से अधिक हिंदुस्तानी परिवारों को बचाने के लिए जिस प्रकार से ये मुहिम चलाया गया, उसमें सारी पार्टी ने ऑल पार्टी मीटिंग करके अपने मत को रखा था, और ये मत सार्वजनिक है। यहां पर अबू बकर को बचाने के लिए, यहां पर ओसामा को बचाने के लिए होड़ क्यों लगी हुई है कांग्रेस पार्टी में? ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी आखिर इस होड़ में क्यों है? ये पाक टेरर मॉड्यूल, पाकिस्तान का टेरर मॉड्यूल था, ISI और डी कंपनी का मॉड्यूल था। इसमें केवल दिल्ली पुलिस नहीं, इसमें महाराष्ट्र की ATS ने भी ऑपरेशन किया है, महाराष्ट्र में भी गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली पुलिस ने भी गिरफ्तारी किया है। तो आप बताइए, क्या यह नहीं होना चाहिए? अमीश जी, मैं अंत कर रहा हूं, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, मुझे तो तकलीफ होती है उन पुलिस ऑफिसरों का जो लोग दिन रात एक करके अपने जान को दांव में डाल करके आतंकवादियों को गिरफ्तार करते हैं, मगर उनको क्या मिलता है? लानत। उनको यहां डिबेट पर लताड़ के बोला जाता है कि ये मुसलमानों पे आक्रमण कर रहे हैं। कौन पुलिस वाला हमें बचाना चाहेगा? आए दिन पहले बम फूटते थे, आप मेले में जाइए, आप एयरपोर्ट में जाइए, आप बस स्टेशन में जाइए, सरोजनी नगर मार्केट में जाइए, हर जगह बम फूटते थे। 9-9, 10-10 लोग एक बार बम फूटने में मर जाते थे। क्या फिर से आपको उसी प्रकार का राज चाहिए? क्यों मरते थे? हर महीने बम क्यों फूटते थे? इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, क्योंकि उस समय की UPA सरकार ने कहा था कि गिरफ्तारी नहीं करनी है, धर्म देख के गिरफ्तारी करनी है। क्या चाहते हैं आप कि हर दुर्गा पूजा के समय, सरस्वती पूजा के समय ये बम फूटे हर जगह? गणपति बप्पा के विसर्जन के समय बम फूटे और लोग मर जाएं? लोगों के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। 2014 से अभी तक कोई जीवन बम फटने के कारण, आतंकवादी गतिविधि के कारण नहीं गई है। और कश्मीर के बारे में तो चरण सिंह सापरा आप नहीं बोले तो अच्छा है। अब आप देखिए किस प्रकार लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया है। आप देखिए एक भी जगह पत्थरबाजी नहीं हो रही है। आप देखिए हुर्रियत बंद हो चुकी है। आप वहां हुर्रियत वालों के साथ गले मिल रहे थे। शर्म नहीं आता है? शर्म नहीं आती है आप लोगों को? ये कांग्रेस पार्टी क्या मुंह लेके आतंकवादी के बारे में बात कर रही है? क्या मुंह लेके बात कर रही है? मौका दीजिए। ठीक है सापरा साहब, 50 सेकंड फिर प्रोफेसर रागी। जितनी बार बोलते हो उतने वोट खत्म हो जाते हैं। मत बोलिए, बैठिए। मत बोलिए, क्यों ना बोलिए। सुनिए, अभी सुनिए, शांत रहिए। आप, मैं बीच में नहीं बोला था। आप गले मिलने की बात करते हैं, ये बताइए कि नवाज शरीफ को गले मिलने के लिए क्यों गए थे? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन करके नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए थे, किसी ने बुलाया था? और अमीश जी, आपने कहा IC 814 की बात आपने की, ये मुंह बंद रखिए, चोंच बंद रखिए। 814 की आपने बात की है कि उसमें चोंच तो डब्बा जान का है, हमारे पास चोंच है कहां? बैठक हुई। सुनिए मेरी बात देखिए। अमीश जी बीच में बोल रहा है, देखो सुनिए। वैसे आप जानते हैं ना डब्बा जान कौन है? को छोड़ने के समय कोई ऑल पार्टी मीट नहीं हुई। 10,000 पत्थरबाजों के लिए क्या ऑल पार्टी मीट हुई थी? सभी पार्टियों ने बोला था। क्या आपको जब वहां पर जो एक तरफा युद्ध विराम आपने किया, युद्ध विराम भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना के बीच में होता है, और ये युद्ध विराम आपने भारत की सेना और आतंकवाद। अच्छा ठीक है, मैं प्रोफेसर रागी के पास जाता हूं। लोगों ने भाई साहब, देखिए कोशिश मत करो, ऐसे ही आप लोगों को हाफिज सईद लाइक करता है कि आप। ठीक है, मैं डिबेट के अगले हिस्से में आऊंगा राहुल गांधी की बात के ऊपर, लेकिन अभी पहले नहीं है, आपका पर्दाफाश हो चुका है। ठीक है। प्रोफेसर रागी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, दिस इज कंपल्शन ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स? ये कंपल्शन है वोट बैंक की राजनीति की, या फिर ये कंपल्शन है सदाबहार राजनीति की? क्योंकि अपने आप को सेकुलर दिखाना है तो ये बयान दे देते हैं, इसका इंपैक्ट कुछ भी हो। देखिए अमीश जी, मुझे हैरानी हो रही क्योंकि है मैं ये सेकुलरिज्म की बात मैं क्यों लेके आया, मैं 10 सेकंड में इसका एक ब्रीफ नोट दे देता हूं व्यूअर्स आपको भी। ये सेकुलरिज्म की बात मैं लेके इसलिए आया कि कल राहुल गांधी का जो बयान था, यानी बुधवार को जो राहुल गांधी ने माता लक्ष्मी और मां दुर्गा के लिए बोला, हालांकि उनका संबोधन में उन्होंने दुर्गा और लक्ष्मी का इस्तेमाल किया, और आज ये हो गया। यानी सेकुलरिज्म इस कदर है कि आप एक धर्म को तो उस तरह की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप आतंकियों का भी सपोर्ट करें। प्रोफेसर रागी, देखिए अमीश जी,
मुझे थोड़ी हैरानी हुई। कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े अच्छे धारदार बोलते हैं, उन्होंने राशिद अल्वी के बयान को खारिज कर दिया, लेकिन राहुल गांधी तो मात्र एक सांसद हैं, न तो वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और न ही वो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं। इसके बावजूद भी उनके बयानों को जो है वो कांग्रेस का आधिकारिक बयान मान लिया जाता है और राशिद अल्वी जो संगठन से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता, उनके बयान को खारिज कर देता है। चलिए कोई बात नहीं, ये इनकी अपनी यह है। देखिए पॉलिटिकल राइट है। ये भी अभी आप तय करोगे कि किसका बयान हमारा ऑफिशियल होगा और किसका नहीं होगा। ये आरएसएस तय करेगी सर, हम नहीं करेंगे। हम तो एक विश्लेषण, सर हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो आप तय मत करिए। आपको जो बोलने के लिए जो प्रश्न पूछा है उस पर बोलिए। या मैं परेशान नहीं हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप सर्टिफिकेट मत बांटिए। सर अच्छा ठीक है, बस धन्यवाद, मैं आगे बढ़ूं। धन्यवाद। देखिए मुझे लगता है कि ये सेकुलरिज्म नहीं, ये शुद्ध और शुद्ध मुसलमानों के वोट को प्राप्त करने की कवायद है। और कांग्रेस पार्टी के साथ तो दिक्कत क्या है कि ये जो अंदर के जितने विस्वेल हैं, जितने टेरर मॉड्यूल्स हैं, सच पूछिए तो कांग्रेस ने उनको खाद पानी देकर उनको आज तक पलवित पुष्पित करके बड़ा किया है। भारत के विभाजन के पश्चात यदि आप पूरा देखेंगे तो इस एक स्टेटमेंट प्रकार पर से आपत्ति जताता हूं। आप एक देखिएगा, अमित जी, आप आपत्ति जताइएगा, मेरी आपत्ति है। आपत्ति जताइएगा। सुनिए, अरे स्टेटमेंट नेशनल चैनल पर इस तरह से नहीं बोल सकते। अरे भाई आप बोलने तो देंगे या नहीं? खाद पानी कैसे नहीं बोल सकते हैं? आप तय करेंगे कि हम नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा। आप तय करेंगे? आपको बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा। एक करके बोल ले। एक चरण सिंह साहब, आपको भरपूर मौका मिला, वो 40 सेकंड वो अपनी बात को रख ले, फिर आप रिस्पॉन्ड करिएगा। मेरे साथ दो मेहमान अभी तक बोले नहीं है, पहली बार बोल रहे हैं प्रोफेसर रागी। प्रोफेसर रागी बोलिए। आप लोगों ने शहादत दी है। ठीक है, आपने बोला शहादत दी है, आप अपना पर्सपेक्टिव रखिएगा, लेकिन उनको अपना राइट है। जैसे बोलने की आजादी सबको है, इनको भी अपनी बोलने की आजादी है। शहादत नहीं दी है, बयान इनको नहीं देने चाहिए। सुन लीजिए, गांधी परिवार ने शहादत नहीं दी है। मैं शहीद नहीं मानता गांधी परिवार को, मैं बिल्कुल गांधी परिवार को शहीद नहीं मानता, बिल्कुल गांधी परिवार को मैं शहीद नहीं मानता, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं। आतंकवाद से सारे लोग जो मारे जाते हैं, आप उन नागरिकों को शहीद मानते हैं क्या? आपने शहीद मानते हैं क्या? उस प्रश्न का उत्तर देखिए, सुनिए, आप इस तरह की फजूल बातें करेंगे तो मैं बिल्कुल आपको रोकूंगा। अरे मिस्टर साहब, नहीं, आप ये कह ही नहीं सकते कि होते हैं रोकने वाला मुझे? आप कौन होते हैं रोकने वाले? हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। अरे भाई, हमको रोकने से क्या फायदा होगा? अरे भाई, अरे तो आप लोगों ने वो पता किया कि ध्रुव सक्सेना कौन था, या आपने पता किया कि असम में निरंजन हिजोई कौन था? ये निरंजन हिजोई जिसके आईएसआई के साथ लिंक थे, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, उस निरंजन हिजोई को आपने अभी तक पार्टी से निकाला क्या? नहीं बोलते हो आप। निरंजन हिजोई को आपने क्या एक्शन लिया? ध्रुव सक्सेना पर आपने क्या एक्शन लिया? अच्छा देखिए, मुझे लगता है एक प्रोफेसर रागी को दिखाइए। प्रोफेसर रागी 30 सेकंड में आप अपनी बात को रखिए। देन देखिए, मेरे साथ दो मेहमान हैं, चरण सिंह सापड़ा, दोनों इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है सब्र का सबका बांध होता है। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। प्रोफेसर रागी भी पहली बार बोल रहे हैं, आपको उनकी बात पे आपत्ति, आपने आपत्ति दर्ज करा दी। बोलिए प्रोफेसर रागी, 40 सेकंड आपके। देन तस्लीम रहमानी एंड शदाब चौहान जी। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और खासकर गांधी परिवार, और उसके बावजूद खासकर जब से श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये इटालियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसे मैं कहता हूं इटालियन क्रिश्चियन कांग्रेस, ये तो कांग्रेस आई है, कांग्रेस इंदिरा, आप इटालियन क्यों कह रहे हैं इसको? अरे सर, ये इटालियन क्रिश्चियन कांग्रेस है। ये अब आप इसकी व्याख्या हमसे बाद में सुन लीजिएगा। नहीं, व्याख्या नहीं, पर उनका नाम कांग्रेस आई है ना। कांग्रेस है जिसका नेतृत्व, अरे छोड़िए ना, इसका भी जिक्र कर देंगे। आप 40 सेकंड में 10 सेकंड आप खा गए, हमको आगे बढ़ा दीजिएगा 10 सेकंड। आप देखिएगा कि जितने पीएफआई के समर्थन में खड़े होने वाले, कर्नाटक में चुनाव ये पीएफआई के साथ खड़े हो रहे थे। आप देखेंगे कि केरला में जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको प्रोटेक्शन देने वाला कौन है? कांग्रेस पार्टी है। पश्चिम बंगाल के अंदर जितने बांग्लादेशी आकर के मुसलमान बस गए, उनको सत्ता में उनके साथ खड़ा होने वाला कौन है? कांग्रेस पार्टी है।
जो आसाम के अंदर जितने जितने बांग्लादेशी मुसलमान आकर के बस गए, उनके सारे डेमोग्राफिक कंपोजिशन चेंज कर दिए, और वहां के वही बांग्लादेशी मुसलमान आकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टेरर मॉडल खड़ा कर रहे हैं। उसको प्रोटेक्शन देने वाला कौन है? ये कांग्रेस आई है। कश्मीर के अंदर किसने 370 खड़ा किया था? अरे शर्म आनी चाहिए। लोकसभा के अंदर आपको शर्म आनी चाहिए थी। जिस प्रकार से आपने 370 के पक्ष में आपने बातें की थी, अरे 35A को किसने दिया? कौन आतंकवाद को पाल पोस करके बड़ा किया है साहब? ये देश का एक आम नागरिक भी पता करेगा तो ये सारे के सारे कांग्रेस तक ही जाते हैं। सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने ठीक है, तस्लीम रहमानी जी मेरी बारी। देखिए आपको मैं मौका दूंगा सापला साहब। तस्लीम रहमानी पहली बार डिबेट में आ रहे हैं। 27 मिनट मेरी डिबेट को शुरू हो चुके हैं। देखिए सब्र का बांध होता है सबके। तस्लीम रहमानी, ये बयान मुसलमानों के हित में है या मुसलमानों के लिए खराब है? ये बयान मैं आपसे सवाल पूछता हूं। जो ST हसन बोल रहे हैं, अहमदुल्ला खान बोल रहे हैं, राशिद अल्वी बोल रहे हैं। नहीं अमीश, देखिए ये तो जो इशू नेशनल सिक्योरिटी का जिस टाइप का भी हो, टेररिज्म या अदरवाइज, उस पर राजनीति कोई भी करे, अपोजिशन करे या रूलिंग पार्टी करे, वो देश हित में नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं कि देशद्रोह है उस पर राजनीति करना। और अगर यही राजनीति ऐसे नेशनल सिक्योरिटी के इश्यू पे हो तो हम ये समझते हैं कि हम टेररिज्म से लड़ने के लिए बहुत सीरियस नहीं है। और उसके उदाहरण मैं देता हूं आपको। हमारे जो रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता संबित जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने अपने पहले ही स्टेटमेंट में आज की डिबेट में ये कहा कि 2 पैनलिस्ट हैं जो मुसलमान बैठे हैं, देखिए ये अभी आतंकवाद को सपोर्ट करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने फिर आतंकवादियों के नाम लिए। 17 साल में 2004 से लेकर 2021 तक अजमल, अफजल और याकूब, ये 3 नाम जो है रूलिंग पार्टी के लोगों ने लिए हैं कुल मिला के। चौथा नाम नहीं लिया है। और गिरफ्तार होने वाले हजारों लोग हैं, जो जिनका इक्विटल हुआ 20-20 साल, 25-25 साल में, वो हजारों लोग हैं, 98%। और सापरा जी की पार्टी ने भी उन लोगों को गिरफ्तार किया, बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को, और वो सब के सब बरी होके बाहर आए। और जो असल तो मैं समझ नहीं पा रहा, आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप खिलाफ हैं? वो आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप खिलाफ भी है। मुझे तो वो फिल्म याद आ जाती है कादर खान और जॉनी लीवर वाली। मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन दूसरी तरफ देखते थे। पक्ष में हूं मैं। नेशनल ये कैसा पक्ष है सर जिसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि देखिए अभी तक कन्विक्शन तो 4 ही का हुआ है, लेकिन पकड़े कई सारे जाते हैं? नहीं तो नहीं, मैं तो एविक्शन कह रहा हूं कि हजारों 98%। और जो असल मुजरिम थे वो पार्लियामेंट के मेंबर बने बैठे हैं। आप बताइए, जैसे पार्लियामेंट के कौन मेंबर बने बैठे हैं? जैसे उन लोगों को जो दरअसल मुजरिम थे, अच्छा, जो आतंकवाद के मुजरिम थे, उनको प्रोटेक्शन दिया रूलिंग पार्टीज ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो। थोड़ा तो सब्र रखते रहे हमारी साहब। आगे बढ़कर मुझे तो लगा फौरा चेंज किया। आज आप बरसेंगे, आज आप बरसेंगे ST हसन पर, आज आप बरसेंगे राशिद अल्वी पर, लेकिन वो कहते हैं कि लौट के आप फिर घर पर आ गए। सामने महाराष्ट्र पुलिस के अफसरान का बयान भी सामने, आपने महाराष्ट्र पुलिस के अफसरान का बयान दिखाया नहीं है, आपने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जब महाराष्ट्र पुलिस का अफसर बैठ के कहता है कि हमारे पास कोई जान मोहम्मद के खिलाफ कोई ना प्रूफ है, ना कोई इंफॉर्मेशन है, ना कोई कंप्लेंट है, हमारी पुलिस जाएगी और ठीक है संबित इसका जवाब देंगे। देन शादाब चौहान। संबित अ क्विक रिप्लाई, संबित अ क्विक एंड शॉर्ट रिप्लाई टू तस्लीम रहमानी, देन शादाब चौहान। मैं क्विक रिप्लाई तभी दूंगा जब ये शांत होंगे ना। इसको कम्युनलाइज कर रहे। हाँ, ये तो ST हसन ने तो कम्युनलाइज नहीं किया, राशिद अल्वी ने तो कम्युनलाइज नहीं किया, आपके फेवरेट अहमदुल्ला खान ने आम आदमी पार्टी के तो कम्युनलाइज नहीं किया। अरे हम तो 10,000 लड़कों की गिरफ्तारी, बेकसूरों की गिरफ्तारी पर इनको और दे दीजिए समय। ठीक है, ओके, संबित रिस्पॉन्ड। चलिए आप और डांट लीजिए, जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं, इनको और चिल्लाने दीजिए, फिर बात कर लूंगा, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। 3 नाम के अलावा चौथा नाम आपका। ठीक है, आपने ये बात बोल दी, रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को। ओके, संबित जवाब, देन शादाब चौहान जी। संबित, देखिए मैंने तो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बिल्कुल सही कहा कि 2 हमारे मुस्लिम भाई हैं। अगर हमारे डिबेट में हमारे मुस्लिम भाई विशेषज्ञ बन के आते हैं, कभी तालिबान का सपोर्ट करते हैं, कभी आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं, तो ये इनजस्टिस किसके खिलाफ कर रहे हैं? ये पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ इनजस्टिस करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि क्या ये कौम की सोच है? ये कौम की सोच नहीं होती है, ये कुछ इंडिविजुअल की सोच होती है, जिसको कि ये
कौम के नाम पर यहां पर राजनीति करने का प्रयास करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, यहां पर अभी कहा गया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठे हैं। अमीश भाई, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, इनका बस चलेगा तो ये कहेंगे कि पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट लाना चाहिए, कि अमेंडमेंट होना चाहिए, अगर उसका नाम जान मोहम्मद है आतंकवादी का, उसका नाम ओसामा है आतंकवादी का, तो उसको आप चेंज कर दीजिए, उसका नाम रमेश अग्रवाल रख दीजिए, उसका नाम कार्तिक गुप्ता रख दीजिए। आप जान मोहम्मद को जान मोहम्मद नहीं बोल सकते, उसका नाम कार्तिक शर्मा होना चाहिए। उसका नाम अगर ओसामा है तो उसका नाम आप ओसामा बोल ही नहीं सकते हैं, उससे सौहार्द बिगड़ जाएगा, सेक्युलरिज्म खत्म आ जाएगा, तो उसका नाम राजेश गुप्ता बोला जाएगा अगली बार से। ऐसे ही होगा, ये थोड़े दिन बाद आप लिख के रखिए, ये डिमांड होगा। मतलब मुझे आश्चर्य लगता है, कौन सा आतंकवादी यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया है? कौन सा आतंकवादी यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? तस्लीम नमानी को दिखाइए, तस्लीम नमानी जवाब। जो जाकिर नायक से लेके याकूब मेमन तक समर्थन करते हैं। पूछो इनसे, क्या ये याकूब मेमन का समर्थन नहीं करते हैं? क्या ये जाकिर नायक का समर्थन नहीं करते हैं? कर दूं, आप कहिए, हम शुरू कर देंगे वो भी। आप बुलाइए ना, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। आप सुरैया खानम बुलाइए, आप सुरैया खानम बुलाइए, आप बुलाइए सुरैया खानम, हमें कोई आपत्ति नहीं। आसानी से भूल जाते हैं, बुलाइए सुरैया खानम, बुलाइए। खानम आतंकी होते हैं क्या? सारे नाम मुसलमान ही लेने हैं, देखिए, आपको सारे मुसलमान ही लेने हैं, तो आप साध्वी प्रज्ञा मैं कहां से हिंदू आतंकवाद, मैं हिंदू आतंकवाद कहां से ले आऊं? जब हिंदू आतंकवादी ही नहीं है तो मैं कहां से ले आऊं? बोल दीजिए, जबरदस्ती ले आऊं क्या? आप कर्नल पुरोहित को भी बोल दीजिए, तो मैं कहां से हिंदू आतंकवादी बना के ले आऊं जबरदस्ती? बोल दीजिए। अरे राष्ट्रभक्ता कर्नल पुरोहित राष्ट्रभक्त आदमी है। ठीक है, ठीक है। तस्लीम नमानी, मैं माजरत चाहता हूं, आपको मौका मिला, आप शादाब चौहान आप ही के छोटे भाई हैं, उनको भी मौका दीजिए ना। अरे तस्लीम नमानी, मुझे बताइए, तस्लीम नमानी, शादाब चौहान आप ही के छोटे भाई हैं, उनको मौका दीजिए, आपसे बेहतर बोलेंगे वो भी, आपसे बेहतर पक्ष रख देंगे। ठीक है शादाब जी, अरे जब से ठीक है सर, अरे सर तब दबा के बंद हुए। सर रुकिए। जिस प्रकार से अपमानित करना है यही इनका। अच्छा ओके। शादाब चौहान अभी तक चर्चा में नहीं आए हैं, मेरे कार्यक्रम को शुरू हुए 30 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। शादाब चौहान, पहले तो माफी, आपके पास मैं लेट आ रहा हूं, लेकिन ये आमिर जावेद, मूलचंद, अबू बकर, ये तमाम जो नाम है हमारे पास, ये जो 6 नाम है, ये सब बड़े ईमानदार लोग हैं और बड़े शरीफ लोग हैं। आतंक में ऐसे ही पकड़े गए, ये देश की पुलिस गलत कर देती है, क्यों? अमीश जी, सबसे पहले मैं हर प्रकार के टेररिज्म का खंडन करता हूं, चाहे वो आइडियोलॉजिकल हो या किसी भी फॉर्म में टेररिज्म होता है, हम उसके खिलाफ हैं। सेकंड पॉइंट आता हूं कि ये जो लड़कों को पकड़ा गया है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लड़के नहीं आतंकी बोलिए, लड़के नहीं आतंकी है, ये आतंकी। अरे आतंकी बोलिए, लड़के नहीं आतंकी बोलिए, करेक्ट करिए अपने आप को तय करनी चाहिए। आतंकी है ये, अबू बकर आतंकी है, जिशान आतंकी है, अमीश जी, आमिर जावेद आतंकी है, ये ओसामा आतंकी है, ये तो नाम से ही आतंकी है ओसामा, ये आतंकी है। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। भारत की अदालत से बड़े नहीं आप अमीर जी, अदालत से ना मैं बड़ा ना आप बड़े। कोई बड़ा नहीं जी, अदालत की अगर मानते तो अगर अदालतों पे आप चलेंगे, अगर अदालत का फैसला अमेरिका भी मानता रहता तो ओसामा बिन लादेन को आतंकी नहीं मानता। अमीर जी इंतजार करता रहता है अगर अदालतों के फैसले की। 30 मिनट बाद मौका मिला है। हाँ बोल लीजिए आप। अमीर जी 30 मिनट बाद मौका मिला है, 30 सेकंड तो दे दीजिए। 1 मिनट लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि एक नया ट्रेंड बन गया है कि मुसलमान बच्चों को पकड़ो, उन पे आतंकवाद का टैग लगाओ, उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल करो, 15 साल बाद वो बरी हो जाएंगे। एक लड़का था तारिक नाम का, जॉनसन एंड जॉनसन का मार्केटिंग हेड था स्टेट का, उसको टेररिज्म बताया, उसके बाद आमिर को बताया, 15 साल बाद वो बरी हो गए। कौन लौटाएगा उनकी जिंदगी? आपने मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट का केस देखा होगा, मालेगांव का केस देखा होगा, इसमें मुसलमान बच्चों को पकड़ा गया, अभी लखनऊ में पकड़ा गया मासूम लोगों को। हमने कहा उनकी जिम्मेदारी हम उठाएंगे, उनका मुकदमा हम लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। क्यों संबित पात्रा नहीं बात करना चाहते डीएसपी देवेंद्र सिंह की? क्यों संबित पात्रा बात करना नहीं चाहते कर्नल पुरोहित की? क्यों बात करना नहीं चाहते साध्वी प्रज्ञा ठाकुर? क्या आतंकवाद की आरोपी पार्लियामेंट बनी बैठी है? ये अफसोस की बात है भारत के लिए। और चुनाव आ रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान आएगा, तालिबान आएगा, और छोड़िए अब मुसलमानों को पकड़ के आतंकवादी बताया जाएगा, और एक समाज में घृणा पैदा करने के लिए संबित पात्रा नाम लेंगे, याकूब मेमन का, अफजल का, लेकिन नाम नहीं लेंगे ध्रुव सक्सेना का। ध्रुव सक्सेना जो भाजपा का था उसका नाम नहीं लेंगे। ये नहीं कहेंगे कि राजीव गांधी के नहीं, वो चरण सिंह सापड़ा ने ध्रुव सक्सेना का नाम ले लिया था। अब संबित पात्रा को जवाब देने दीजिए। ओके प्रोफेसर रागी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर रागी 30 सेकंड आप बोलिए। प्रोफेसर रागी 30 सेकंड आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर रागी। मैं देखिए,
ना देखिए तालिबान, देखिए पाकिस्तान तो आएगा, मुसलमान तो आएगा, ये संवाद, ये विमर्श तो होना चाहिए इस देश में। जब तालिबान सत्ता में आता है, मतलब भारत के मुद्दों पर बात नहीं कर सकते आप। देश का सारा नहीं, सुन लीजिए नहीं, एक कार्टून छपता है प्रोफेट को लेकर के, तो इस देश का सारा मुसलमान सड़कों पर आकर के दंगा करने को उद्यत हो जाता है। और तालिबान जैसा जानवर और जंगली इस्लाम की व्याख्या करने वाले तालिबानियों के खिलाफ इस देश का एक भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आकर के सड़कों पर नहीं नाचता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी दरिंदगी, तालिबानी दरिंदगी और जिन्ना की दरिंदगी भारत जो के इनकी मुसलमानों मानसिकता के है वो कोई भारत ना कोई सरकार एक पे हिस्सा सवाल है कर तो रही वो है। दरिंदगी आप उसमें नरेंद्र है। मोदी को क्या कहना चाह रहे हैं? देश का प्रधानमंत्री है। डर रहा है क्या? अरे छोड़ो ना, आपके अंदर भारत सरकार हिम्मत की है तो नरेंद्र बहुत सारी मोदी जी चीजें से सवाल करने मंजूरी की? हो सकती है, आपके अंदर लेकिन औकात तुम्हारी नहीं है नाथुराम गोडसे मानसिकता के खिलाफ कैसी एक है? शब्द बोलने की। तुम्हारी आपकी गंदी औकात नहीं मानसिकता है, नाथुराम गोडसे के खिलाफ एक शब्द बोलने की। इस गंदी आपकी मानसिकता मानसिकता को में हम नफरत जिंदा भरी जरूर हुई है करेंगे। संगीत रागी। तुम्हारी गंदी आपके अंदर मानसिकता वो जो है नाथुराम इस्लामी गोडसे की विचारधारा इस है गंदी जो गांधी की मानसिकता को हत्या एक्सपोज करती जरूर है। हम करेंगे। आपकी बिल्कुल मानसिकता में करेंगे। वो नफरत इस भरी हुई है पूरे जो देश के में, खिलाफ है, अरे मैं जो आपके संविधान हम के खिलाफ है, जो 630 तक लोकतंत्र चले के खिलाफ जाएंगे। है। आप मुझसे कभी भी टकराओ मत। मानवता के हितैषी नहीं मैं हो बता सकते। रहा हूं, आप साधी पूरी प्रज्ञा दुनिया जनों में का इस्लाम समर्थन तलवार करेंगे के बल पर और गया याद है। रख लीजिए रक्तपात भारत पर गया तुमसे है। बड़ा नहीं, देखिए, है। किसी भारत तुम जैसे जोकरों से बड़ा, ये याद रख लीजिए। नहीं, किसी धर्म की हम बात यहाँ पर किसी धर्म की हम बात न करें, हम फैक्चुअल रखें बात को और इसको विषयांतर नहीं करना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संबित पात्रा आपसे सवाल पूछा था शदाब चौहान ने, 40 सेकंड में जवाब इस बात का। देखिए अमीश भाई, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मैं शहदाब चौहान और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार से आप इनको शांति की पार्टी का नाम ना करें। ये कोई पीस पार्टी नहीं है, पीस पार्टी के प्रवक्ता है। ना वो पीस है, पीस का वो अलग चीज है। वो पीस नहीं है, शांति वाली पीस नहीं है, पीस है। अब मैं विषय रखता हूं। देखिए यहां पर मुझे आश्चर्य हुआ, भारतीय जलाओ पार्टी आपकी है। मुसलमान बच्चे, कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, जरा इनको शांत कर रखिए जरा। अमीश भाई आप बताओ, ये आतंकवादी जो पकड़े गए, ये उसामा बच्चा है, मुस्लिम बच्चा, ये लड़के हैं, निर्दोष बच्चे जिनको इन पुलिस ने पकड़ लिया है। अमीश भाई आप सोचो, हम तो केवल डिबेट करने आते हैं, आपको आश्चर्य होगा डिबेट करने के बाद कई घंटों तक दिमाग झन्नाता है कि आखिर क्या डिबेट करके आए हैं। वो जो पुलिस कर्मी हैं जिन्होंने पकड़ा है इन आतंकवादियों को, जो आतंकवादियों को मारते हैं, जो आतंकवादियों के लिए अपने बच्चों को यतीम तक कर देते हैं, उनके दिल में क्या गुजरता होगा, सोच के देखो। मैं सैल्यूट करता हूं। क्या गुजरता होगा उनके दिल के ऊपर कि हमारे देश के निवासी आके टीवी पर ऐसे पुलिस कर्मचारियों को धोखेबाज, फरेबी, झूठा पॉलिटिशियंस उनको बोलते हैं, उन पुलिस कर्मियों को जो अपना सब कुछ लगा करके आतंकवादियों को पकड़ते हैं। क्यों पकड़ेगा इस देश में कोई पुलिस वाला आतंकवादी को, अगर उस पुलिस वाले को हम बचा नहीं पाएंगे? मोहन चंद शर्मा की शहादत को हम झूठा बोलेंगे, और अगर आतंकवादियों को यहां बचाने की लीगल एड नहीं, एक सेकंड, आप शांत रहो, जरा शांत रहो। आपने कोर्ट में जो टिप्पणियां की हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर, अमीश भाई मैं नहीं चिल्लाना चाहता इनके ऊपर। अमीश भाई इनको जरा शांत करो, मैं 30 सेकंड में कंप्लीट करूंगा, फिर ये बोलेंगे, फिर ये कंप्लीट करेंगे। अमीश भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि शाब्दिक आतंकवाद भी हो। मैंने शांति से सुना, मैंने शांति से सुना। अपनी बात को 15 सेकंड में समाप्त कर ले, फिर आप बोल लीजिए। उसके बाद मैं पीएफआई के स्पोक्सपर्सन से बातचीत करूंगा। अभी मैं यहाँ चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। अमीश भाई प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। आपने बोला अदालतों पर टिप्पणी कर रहे हैं, जवाब दे दे, संबित 10 सेकंड में जवाब दे दे। यहाँ पर अनुशासनहीनता करे, मैं पूरा कर लूँ प्लीज, थैंक यू। देखिए अदालत की बात, ये याकूब मेमन को हमारे हिंदुस्तान के अदालत ने ही फांसी दिया था ना। एक अखबार ने क्या छापा, एंड दे हैंग याकूब मेमन, जैसे कि हमारी सरकार ने याकूब मेमन को गलती से यहां फांसी पे लटका दिया, घसीट के ला करके। ये याकूब मेमन के नमाजे जनाजे पर लाखों लोग, एक आतंकवादी के नमाजे जनाजे पे अगर लाखों लोग, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल। संबित मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, चरण सिंह सापड़ा, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आता हूं। आप तमाम मेहमान मेरे साथ बने रहे, ब्रेक के बाद भी ये बहस जारी रहेगी, ब्रेक के बाद भी ये डिबेट जारी रहेगी। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हम एक नए विषय को भी उठा रहे हैं, आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और मेरे साथ संबित पात्रा हैं, मेरे साथ इस चर्चा में शदाब चौहान हैं, मेरे साथ इस चर्चा में चरण सिंह सापड़ा हैं। आप तमाम लोगों का एक बार फिर स्वागत है। चरण सिंह सापड़ा,
क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट के चक्कर में ये सब कुछ होता है, जिससे आप ये खंडन भी करना चाह रहे हैं लेकिन इससे अलग भी नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन सवाल मैं थोड़ा सा पहले का जो संगीत रागी जी ने पूछा था उस पर भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। आपने उनको अकेले फ्रेम में रख के 2 मिनट मौका दिया था, मुझे 1 मिनट मौका दीजिए। उन्होंने इटालियन कांग्रेस और इटालियन क्रिश्चियन कांग्रेस की बात की। अब ऐसे लोगों से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने आज़ादी की जंग में अंग्रेजों की दलाली की है, अंग्रेजों की चापलूसी की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक उंगली भी नहीं कटाई और शहीदों में नाम लिखाना चाहते हैं। इनको यही लोग हैं जिन्होंने तालिबान के खूंखार आतंकियों के साथ दोहा में और मॉस्को में जाकर के बैठ करके मीटिंग की, घुटने टेके हैं। और ये वही लोग हैं जो राजीव चंद्रशेखर, इन्हीं के आज वो मंत्री हैं, जब वो मेंबर पार्लियामेंट थे, प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे वो कि पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर किया जाए, तब बीजेपी के नेताओं ने उस बिल को वापस लेने के लिए कह दिया था। तो ये फर्जी राष्ट्रवाद जो है ये भारतीय जनता पार्टी छोड़े। ये इस तरह से ये रिवर्स पोलराइजेशन करने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी करती है, ऐसे मुद्दों को उछाल करके, वो नहीं करना चाहिए। देश हित में नहीं है, और जो देश हित में नहीं है, मेरे ख्याल से हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो इसकी इजाजत नहीं देता। यानी आप हमारे संविधान के खिलाफ जा रहे हो, जो मूल महात्मा गांधी जी के उद्देश्य थे, या और वो तमाम सारे नेताओं के उद्देश्य थे जिन्होंने इस भारत को गढ़ा, आजाद किया और भारत का एक स्वरूप बनाया, उन सब के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी जा रही है अगर वो इस तरह की राजनीति करती है। जी, मैं संबित का रुख करता हूं। संबित पात्रा जी, संबित पात्रा के बाद मैं जाता हूं, लेकिन शादाब चौहान आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग मुसलमानों को पकड़ करके उनको पहले ही क्लियर कर रहे हैं आतंकवादी, ये किताब है बाइज्जत बरी जिसको मनीष भल्ला जी ने लिखा है, वो प्रमाणित करती है कि भारत में आतंकवाद को धर्म के नजरिए से देखकर पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है जो देश हित में नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती, जब आतंक का धर्म नहीं देखा जाता तो आप आतंकियों का धर्म या मजहब क्यों देख रहे हैं? फिर आप आतंक का तो कोई मजहब नहीं होता, लेकिन आतंकी जो पकड़े जाते हैं उनका मजहब देख रहे हैं आप। वाह जी वाह, ये दोहरे मापदंड के अंदर आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर देते हैं शादाब जी। मुस्लिम, आप पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं। जब आतंक का धर्म नहीं है तो आतंकियों का मजहब कैसे? मुझे समझाइए जरा। 50% भी नहीं है। बिल्कुल अमीश जी, मुसलमानों का कन्विक्शन रेट बता दीजिए। 15 साल बाद जो बच्चे बरी हो रहे हैं उनकी जिंदगी कौन लौटाएगा? हेमंत करकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली प्रज्ञा के खिलाफ संबित पात्रा एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। नथुराम गोडसे ठीक है प्रोफेसर आगे बोलिए आप। और दूसरी तरफ मुसलमानों को आतंकवादी बना दो। ठीक है, ओके संगीत रागी। देखिए, सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में जहां भी लोग पकड़े जा रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज में, दुर्भाग्य से वो मुस्लिम ही हैं। इसलिए एक कथन एक स्वयं सिद्ध प्रमेय की तरह हो गया है था क्या? कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन लगभग सारे आतंकवादी मुस्लिम हैं। सिखों के हत्यारे मुसलमान थे, कहीं न कहीं सिख भाइयों के हत्यारे मुसलमान थे। कहीं न कहीं इसकी एक वैचारिक धरातल है। वह वैचारिक धरातल कहीं न कहीं उनके नहीं, बताइए इंदिरा गांधी जी के हत्यारे मुसलमान थे। ठीक है, वो विषय नहीं है, लेकिन प्रोफेसर ठीक है, लेकिन को नियम के तौर पर नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, मैं विषयांतर ना हो। चरण सिंह सापड़ा, मैं आपसे जानना चाहता हूं 40 सेकंड के अंदर, क्या आपको लगता है किसी शासन से किसी की सरकार आए, ही नहीं जा सकती है, किसी की सरकार आए, किसी की सरकार जाए, माता की शक्तियां कम हो सकती हैं? मां दुर्गा, मां लक्ष्मी आदि शक्ति जो है उनकी शक्तियां कम हो सकती हैं? क्या आपको लगते नहीं कि राहुल गांधी ने यह बयान इसलिए दे दिया क्योंकि उन्हें पता है कि कोई रिएक्शन तो होता नहीं है ऐसी बातों के? नहीं, देखिए, आप उसको एक अलग परिपेक्ष पे ले जा रहे हैं। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत क्या परिपेक्ष था उसका परिपेक्ष क्या था? उस बयान को दिया है। अच्छा, मैंने वही कहा कि जिस तरह से अलग भारतीय जनता पार्टी उसमें मां दुर्गा और मां लक्ष्मी को लाने की क्या जरूरत थी? मां दुर्गा, मां लक्ष्मी की हत्या कर रहे हैं बीजेपी वाले। दुर्गा और मां लक्ष्मी इसलिए क्योंकि सामने देवियां बैठी थी, महिला कांग्रेस का महिलाएं बैठी है, तो मां दुर्गा और मां लक्ष्मी को आपको अपनी राजनीति के अंदर लाने की आवश्यकता क्या रूप है?
हर महिला भारतवर्ष की हर महिला नहीं, लक्ष्मी का हर रूप है, भारतवर्ष की दुर्गा भाई का रूप है, मां लेकिन सरस्वती किसी का की रूप सरकार है। आने से मां हर दुर्गा, मां महिला- लक्ष्मी की हर भारतवर्ष की महिला ताकत ये कैसे माता कम का हो रूप सकती है। है? आपको ओके, उसमें ओके। कुछ आपत्ति है ओके, क्या? प्रोफेसर रागी। अमीश जी, आपको आपत्ति है क्या? आपको आपत्ति है क्या कि हम महिला को नहीं, मुझे आपत्ति इस बात के ऊपर है, मुझे आपत्ति इस बात पर है कि मां दुर्गा, मां लक्ष्मी की शक्तियां आप कम बताते हैं, उस पर भारी आपत्ति है। मुझे इस बात पे भारी आपत्ति है। प्रोफेसर रागी 10 सेकंड प्रोफेसर रागी। देखिए, ऐसा वो बेचारे इसलिए कहते हैं कि सरस्वती उनकी जिह्वा पर वास नहीं करता है। जब भी वो बोलते हैं बेचारे ब्लंडर कर शुक्रिया देते शुक्रिया हैं। शुक्रिया। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन ये भूले ना देश के राजनेता कि जनता जनार्दन ठसक के जवाब देती है। नमस्कार। अगला शो